Hello everyone, my name is Mohammad Zain and my teammates are Shazib and Huzaifa. तो बेसिकली हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है न्यूरोशेल विच इज अ सबमिशन टू आवर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लैब सब्जेक्ट जिनके हमारे इंस्ट्रक्टर हैं सर इमरान। ओके, सो न्यूरोशेल क्या है बेसिकली। अब हमने ये प्रॉब्लम देखी थी कि मतलब कि जो बच्चे हैं मतलब जो उबंटू वगैरह पे ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब के अंदर कमांड्स को रन कर रहे होते हैं, एलएस हो गई, RMDIR हो गई एंड सो ऑन। तो क्या होता है कि वो बहुत सेंटेक्स स्पेसिफिक होते हैं और कुछ बच्चों को मतलब इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही होती कि मतलब हम ये अगर ये कमांड एक रन कर रहे हैं तो वो उसकी बैकएंड वर्किंग क्या है, किस तरह से कमांड रन हो रही है। बेशक उनको आउटपुट नजर आ जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थोड़ी बहुत क्लियर नहीं रहती। तो वी थॉट कि मतलब कि अगर एक नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस अगर उनको प्रोवाइड करके सम एक्स्ट्रा फीचर्स कि अगर उनको इससे ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए तो ज़्यादा बेटर वो चीज़ों को सीख पाएंगे। अब वी कैन से कि मे बी ये न्यूरोशेल जो है बेसिकली ये इट इज़ सिमिलर टू व्हाट बट इट हैज़ सम डिफरेंट फीचर्स देन दैट। सो लेट्स जस्ट टेक अ लुक इनटू इट। ओके, तो अगर मैं सिंपली अगर मैं लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि शो ऑल फोल्डर्स इनसाइड दिस डी, तो क्या होगा कि यूजर प्रॉम्प्ट में से मुझसे एक्सेप्ट करेगा और ऑन दी फ्रंट एंड या कह सकते हैं ऑन दी आउटपुट जो दिस डी के अंदर जितने भी फोल्डर्स पड़े होंगे मेरे पास वो मुझे ऑन दी आउटपुट शो कर देगा। नाउ देयर दिस थिंग कि अब सारे फर्दर फोल्डर्स वगैरह शो कर दिए। अब क्या हो रहा है बैकएंड में कि सबसे पहले वो हमारे यूजर प्रॉम्प्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड क्या हो रहा है कि हमारे जो करंट प्लेटफॉर्म है या हमारे पास Win32 है या लिनक्स है या मैक है, सबसे पहले वो फिर उसको एक्सटेंड करे कि हमारे पास विंडोज प्लेटफॉर्म कौन सा है। फिर उसके बाद हमारे पास वो कमांड उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो CLI कमांड्स अप्लाई होती हैं उन पे वो कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी कि अगर विंडोज है तो उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली DIR में कन्वर्ट होता है कि DIRD, यानी कि डिस डी के अंदर जितने भी कंटेंट है वो सारा का सारा शोकेस कर दे। और मैक के अंदर लिनक्स के अंदर आई होप कि LS कमांड होती है जो कि इन सब चीज़ों को शोकेस कर देती है कि क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स मौजूद हैं, राइट। विंडोज 11 के अंदर भी अब पावर शेल के अंदर ये फीचर आ चुके हैं कि मतलब LS वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट की नज़र से अगर देखा जाए तो उसमें हम LS को नहीं यूज़ कर सकते, उसमें बेसिकली हमारे पास एरर्स हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, DIR में कन्वर्ट कर रहे हैं देन उसको हमारे पास रन करके शो पेज करवा रहे हैं। नाउ लेट्स से अगर मैं इसको बोलता हूँ शो ऑल द फोल्डर्स, शो ऑल द फाइल्स, लेट्स से नाउ दिस टाइम लेट्स से फाइल्स, शो ऑल द फाइल्स इनसाइड दिस डी। नाउ इट होपफुली या ओके, नाउ इट हैज many फाइल्स। जो फाइल्स होंगी या फोल्डर्स होंगे वो सारे शो कर देगा कि ओके, डायरेक्टरीज वगैरह भी शो कर देगा। तो नाउ अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अब कंटेंट अगर मैं देखना चाह रहा हूँ किसी फाइल के अंदर का, तो बेसिकली हम जो कमांड यूज़ करते हैं लिनक्स वगैरह के अंदर वो कैट होती है कमांड एंड विंडोज़ के अंदर होती है आई होप टाइप कमांड। ओके, नाउ लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ कि शो द कंटेंट इनसाइड company dot txt inside company dot txt which is inside this d. Now it will show the content which is inside the company dot txt। जो भी company dot txt की टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी कंटेंट मेरा मौजूद था वो क्या करेगा, आउटपुट में शोकेस कर देगा कि ओके दैट्स द आउटपुट। ओके, तो लेकिन अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि जब मैं इसको बोल रहा हूँ तो शो द कंटेंट इनसाइड कंपनी डॉट txt विच इज इनसाइड द डिस डी, विच इज इनसाइड द डिस डी। मैं पूरे के पूरे इसको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि भाई पहले यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ एंड देन यहाँ पे जाओ, विच इज नॉट काइंड ऑफ क्योंकि रियल लाइफ में इस तरह से नहीं होता हमारे पास। जब हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो क्या होता है, जब हम सी डिस्क के अंदर जैसे मैंने सी डिस्क ओपन की और वहाँ पे अगर कंपनी डॉट txt का कोई भी टेक्स्ट फाइल है उसको मैं देखना चाह रहा हूँ तो मैं वहीं से ओपन करके देखूंगा, बजाय इसके कि मैं एक और फाइल एक्सप्लोरर ओपन करूँ और फिर दोबारा से उस फाइल को व्यू करूँ, राइट। सो या लेकिन इस चीज़ को भी फिर हमने इम्प्रूव किया हुआ है जो कि हम जिसमें हम ये शोकेस कर रहे हैं किस तरह से जो LLMs हैं उनमें किस तरह से टेम्परेरी मेमोरी उनको प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से वो फर्दर अच्छे से वर्क कर पाएँ, जो कि शायद एक्सप्लेन करेगा लेटर ऑन। बट नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस के हमारे पास आउटपुट आ चुका है कंपनी डॉट txt की फाइल के अंदर जितना भी सारा कंटेंट था वो सारा का सारा शोकेस हो चुका है। ओके कूल। अब यहाँ पे क्या है कि एक एक्सप्लेन का बटन भी ऐड हुआ है, यानी कि जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उन सब पे मैंने एक एक्सप्लेन का बटन ऐड किया हुआ है कि वो एक्सप्लेन कर पाए कि कौन सी कमांड मैंने रन की और ये जो सारा का सारा आउटपुट है, ये जो सारा का सारा आउटपुट है इसके क्या मतलब है, राइट। अब ये आउटपुट हमारे पास डिफिकल्ट भी हो सकता था लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास ये कंटेंट दिखा रहा है सिंपली
फाइल के अंदर का. But now let's just click on it, click on the explain button. Okay, it will start explaining. Now, अब ये हमें बताएगा कि मैंने ये वाली कमांड रन की, टाइप, और फिर हमें आउटपुट बता देगा कि आउटपुट क्या शोकेस कर रहा है, blah 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 and so on. Okay. तो अब यहाँ से ये बिगनर सीख सकता है कि ओके, नाउ इफ आई वांट टू see the content of the file, I can use the type command and उस तरह से मैं उसको इसकी लोकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि डी डिस्क के अंदर complete.txt के अंदर या डी डिस्क के अंदर किसी फोल्डर के अंदर फिर किसी फोल्डर के अंदर उसके अंदर कोई टेक्स्ट फाइल होगी, तो इस तरह से मैं इस चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, जो कि एक बिगिनर के लिए चीज़ों को के टर्मिनल कमांड्स शेल कमांड्स किस तरह से रन करनी है, ये आई थिंक इट्स द बेस्ट है कि बेसिकली वो नेचुरल लैंग्वेज जो टर्मिनल्स हैं उनका यूज़ पहले कर लें वो, ताकि उनको समझ में आ जाए कि ओके किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं, बेशक वो var.dev यूज़ कर लें या फिर न्यूरो शेल यूज़ कर लें, इट्स अप टू देम. ओके, नाउ ओके, सो या इसी तरह से मैं फोल्डर्स के अंदर भी मूव कर सकता हूँ, फोल्डर्स के अंदर का जो कंटेंट है वो भी देख सकता हूँ कि इसके अंदर किस फोल्डर के अंदर क्या है एंड सो ऑन. अगर मैं इसको बोलता हूँ कि शो ऑल द करंट रनिंग प्रोसेसेस, यानी कि जितने भी प्रोसेसेस मेरे पास चल रहे हैं टास्क मैनेजर के अंदर या फिर ऑन द बैक एंड, तो वो क्या कह रहा हूँ मैं इसको कि ये मुझे सारे शोकेस करो, शो करवा दो. लेट्स से अब जितने भी मेरे पास जो प्रोसेस चल रहे होंगे वो सारे के सारे मुझे शो कर देगा कि ओके ये वाला प्रोसेस चल रहा है, ये वाला चल रहा है. सो नाउ लेट्स से कि फॉर सम रीजन जो discord.exe है वो मेरे पास कोई वो उसको मैं बंद करना चाह रहा हूँ, लेट्स से, क्योंकि हम नॉर्मली इस तरह से चीज़ें करते हैं कि जब हमारे पास कोई पोर्ट ओपन होता है, जब इन वेब डेवलपमेंट जब हमारे पास कोई पोर्ट ऑलरेडी टेकन होता है, तो हम उसको बेसिकली बंद करना चाह रहे होते हैं ताकि हम अपने सर्वर को उस पोर्ट पे रन कर पाएँ, क्योंकि जब हमारी ये बेसिकली स्पेसिफिक नीड्स हो सकती हैं कि हम उस पर उसी एक पोर्ट नंबर पे क्यों रन करना चाह रहे हैं अपने सर्वर को एंड सो ऑन, उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं. लेकिन फॉर सम रीज़न इस तरह से हो सकता है कि हम एक पर्टिकुलर कोड पे जो चीज़ चल रही है उसको हम क्लोज करना चाह रहे हो और फिर हम अपनी एक चीज़ को रन करना चाह रहे हो. इसी तरह से एक एग्जांपल है छोटी सी कि लेट्स से discord.exe है, मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास सिस्टम ट्रे के अंदर discord.exe ऑन द बैक एंड चलता रहे, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ओके, और इसको मैं नेचुरल लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि ओके डिलीट ऑल द करंट रनिंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू discord.exe, और फॉर बेटर प्रॉम्प्टिंग मैं इसको कैपिटल जी कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉम्प्ट में एरर ना आ जाए. ओके, बूम. अब इसने जितने भी discord.exe से रिलेटेड जितने भी जो कि टास्क मैनेजर के अंदर या फिर ऑन द बैक एंड के अंदर या फिर जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे थे उनको उसने क्या किया, उन सबको टर्मिनेट कर दिया, जो कि रियली कूल. लाइक अगर मैं इसको बोलता हूँ कि अभी बोलता हूँ कि शो ऑल द करंट रनिंग प्रोसेसेस और मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो होपफुली अब मुझे यहाँ पे discord.exe देखने को नहीं मिलेगा, यस, तो मुझे discord.exe देखने को नहीं मिला क्योंकि वो क्या है, टर्मिनेट हो चुका है. ओके, दिस इज रियली कूल, लाइक क्योंकि हम किस तरह से LLMs के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट. ओके, नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि अब मुझे जब किसी फाइल को या फिर किसी कंटेंट को देखना पड़ रहा था, तो मुझे पूरी उसकी रूट लोकेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही थी कि ये किस लोकेशन के अंदर है. वो एक रियल लाइफ से थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा था कि मैंने फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया, दिस सी में गया, फिर उसके अंदर मुझे complete.txt की फाइल ओपन करनी है. अब मुझे उस फाइल के अंदर कंटेंट देखने के लिए मुझे अलग से फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने की नीड नहीं है. मैं क्या करूँगा, मैं उसी एक्सप्लोरर जो मेरे पास करंट एक्सप्लोरर की टैब ओपन होगी, मैं उसी में से complete.txt को आराम से ओपन कर लूँगा, उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट देख लूँगा, राइट. तो हमने क्या किया, इस फीचर को अलग से यहाँ पे रखा गया ताकि हम टेम्परेरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट शोकेस कर सकें कि किस तरह से LLMs इन चीज़ों को हैंडल करते हैं. शाज़ेब, ओके, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं स्काई मोड को. So hi everyone, I am Shazeb. So let's talk about another feature of our NeuroShell. तो इसमें एक्चुअली अगर फॉर एग्जांपल हम इसको फर्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, जब हम स्काई मोड एक्टिवेट करेंगे तो इसको हम फर्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं कि शो ऑल द कंटेंट ऑफ company.txt फाइल इन लोकल डी. Then if you can write this prompt. Okay, let's just activate it, fly mode activated. Now let's say
तो दोबारा से लिख के ट्राई करते हैं। तो शो ऑल द फोल्डर्स, शो ऑल द फाइल्स, क्योंकि फाइल्स का जो एक इंट्यूशन है इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ क्या काम कर रहा है स्काई मोड। शो ऑल द फाइल्स इनसाइड दिस डी एंड इफ आई जस्ट रन दिस। तो इसने अभी हमें सारी फाइल्स बता दी हैं जो जो लोकल डिस्क डी के अंदर हैं। तो जो आपने इससे पहले जो जहन ने आपको पहले दिखाया था नॉर्मल फीचर न्यूरो शेल का, उसमें एक्चुअली हम लोग स्पेसिफाई कर रहे थे हर प्रॉम्प्ट में कि हमें लोकल डिस्क के अंदर, लोकल डिस्क डी के अंदर ये फ़ाइल चाहिए या उसका कंटेंट चाहिए। लेकिन इसमें अभी हमने इसको बता दिया है कि हमें लोकल डिस्क डी के अंदर ऑल फाइल्स शो कर दे। तो अभी फॉर एग्जांपल हम इसने में शो कर दिए हैं सब फाइल्स जो जो लोकल डिस्क डी के अंदर हैं। तो अगर हम इसको प्रॉम्प्ट करते हैं अगेन कि शो ऑल द कंटेंट ऑफ कंपनी डॉट टी एक्स टी, तो अभी ये सिंपली शो कर देगा। हालांकि जो इससे पहले फ़ीचर जो इससे पहले नॉर्मल फ़ीचर में जैन ने आपको बताया था उसमें वो एरर जनरेट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ रहा था कि कंपनी डॉट टी एक्स टी फाइल पड़ी हुई किधर है। लेकिन अभी यहाँ पे उसने मेमोरी में स्टोर कर लिया था फर्स्ट प्रॉम्प्ट को, जो पहले अपने प्रॉम्प्ट दिया था। तो इसलिए इसने फिर इजीली फाइंड कर लिया कि कंपनी डॉट टी एक्स टी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसने हमें कंटेंट दे दिया कंपनी डॉट टी एक्स टी फाइल का। तो बेसिकली स्काई मोड में इन शॉर्ट ये है कि ये अनलिमिटेड मेमोरी स्टोर करता है प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स की। सो दैट्स व्हाट दिस इज़ द स्काई मोड एंड ओवर टू यू ज़ैफ़ा, टेक इट फ्रॉम Okay, हियर। now let's just first of all, okay, so जो कि सारा का सारा काम जिस तरह से मतलब शाहजेब ने एक्सप्लेन किया है क्या हो रहा है कि स्काई मोड क्या कर रहा है इन शॉर्ट, अगर इसको एक लाइन में बोलेंगे तो ये जो क्या कर रहा है एक टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट कर रहा है, राइट। एक टेम्परेरी बॉक्स क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर वो करंटली रनिंग जो मैंने प्रॉम्प्ट्स रन किए उनके क्या क्या आउटपुट्स आए मेरे पास, वो उनको अपने पास स्टोर करके रख रहा है। अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने जब अगर डायरेक्ट मैंने लिखा शो द कंटेंट इनसाइड कंपनी डॉट टीएक्सटी, तो वो सबसे पहले क्या करेगा अपनी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर लिखेगा कि ओके कंपनी डॉट टीएक्सटी मेरे पास यहाँ पे कहीं मौजूद है क्या, ओके ये नहीं पड़ी हुई है मेरे पास कंपनी डॉट टीएक्सटी। तो वो क्या करेगा इसका जो पाथ होगा, जो कमांड इस चीज को शोकेस करने के लिए रन की गई थी वो कमांड यहाँ पे रन होगी। उसके आगे क्या होगा कंपनी डॉट टीएक्सटी लिख दिया जाएगा, फिर वो टाइप करके कि मैं इस कंपनी डॉट टीएक्सटी के कंटेंट को देखना चाह रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ मुझे शुरू से एक्सप्लेन भी करना पड़ा, राइट। शो द कंटेंट्स एंड कंपनी डॉट टीएक्सटी। हाँ, अगर कंपनी डॉट टीएक्सटी इसके अंदर ना होती तो मुझे फिर दोबारा से शायद पूरे पाथ को एक्सप्लेन करना पड़ता। बट इट्स लाइक अ रियल लाइफ एग्जांपल कि मतलब है कि अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जा चुका हूँ तो मैं अब दोबारा से एक और फाइल एक्सप्लोरर ओपन नहीं करूंगा डिस्क डी में, डिस्क डी के अंदर कंपनी डॉट टीएक्सटी को ओपन करने के लिए। अगर मैं डिस्क डी के अंदर आ चुका हूँ तो अगर कोई फाइल है जो कि डिस्क सी के अंदर पड़ी हुई है तो मुझे उसके लिए डिस्क सी में जाने की नीड है, मैं उसको डिस्क डी के अंदर नहीं ढूंढ सकता। ओके, तो जैन अगर हम स्काई मोड को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो और फिर हम इसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि शो ऑल द कंटेंट ऑफ कंपनी डॉट टी एक्स टी सिंपली, सो आई थिंक देन इट विल शो एन एरर, राइट। yes, we can try that. Show all the content of company.txt. We can see कि जो sky mode है वो turned off हो चुका है and show all the content of company.txt. Boom, company type company.txt. It tried, okay, it tried कि वो content दिखा दे किसी तरह, लेकिन the system cannot find the file specified. वो कह रहा है कि वो मेरे पास इस तरह की कोई फाइल ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मोड के अंदर क्या हो रहा है, नॉर्मल मोड के अंदर वो कोई टेम्परेरी मेमोरी के अंदर चीजें नहीं रख रहा, वो कुछ याद नहीं रख पा रहा कि मतलब मैंने क्या रन किया था, किस फाइल में था मैं, किस डायरेक्टरी में था मैं, किस वैलिड डायरेक्टरी के अंदर था मैं, एंड सो ऑन। ओके, सो या ये तो सारा का सारा स्काई मोड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द ब्रेन मोड। ओके, अब इसमें ब्रेन मोड क्या चीज़ है उसको हम थोड़ा सा शोकेस कर लेते हैं। ओके, नाउ मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ चीज़ों को। ओके, नाउ लेट्स से कि पिछले फ्राइडे या पिछले थर्सडे को मैंने कोई कमांड रन की थी। लेट्स से अभी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि कमांड्स जो हो सकती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की कमांड को रन किया था लास्ट फ्राइडे, लेट्स से। ओके, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट फ्राइडे कौन सी कमांड यूज़ की थी, राइट। अभी एक तो ये तरीका हो सकता है कि मैं गूगल क्रोम यूज़ कर लूँ कि या तो चैट जीपीटी यूज़ कर लूँ कि मतलब किस तरह से एक्सप्रेस के मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जा सकता है, या तो दूसरा हल ये हो सकता है कि मैं टर्मिनल में रहते हुए ही सारा काम अपना कर लूँ। ओके, सो
अब यहाँ पे ब्रेन मोड का सारा सारा ये काम है। अब सबसे पहले हम इसको ट्राई आउट कर लेते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है और फिर ताकि फर्दर ऑन हमें आइडिया हो जाए। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल which command I ran for let's say that's an example which command I ran for writing hello world on Friday. Okay, now if I just send it out तो क्या होगा कि होपफुली वो बैकएंड से डेटा रिसीव कर लेगा। यस एंड ओके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके नाउ अब क्या हुआ कि जब मैंने इसको बोला कि विच कमांड आई रन ऑन फ्राइडे रिलेटेड मतलब कि हेलो वर्ल्ड को राइट करने के लिए मैंने कौन सी कमांड रन की थी लास्ट फ्राइडे। लेट्स से कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कमांड है, राइट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसको याद रखना आसान है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी ये कमांड तो बहुत छोटी है, इसको मतलब इजीली याद किया जा सकता है या तो इसको इजीली अपने पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन लेट्स से कि बहुत डिफिकल्ट कमांड है, राइट। तो क्या हुआ कि जब मैंने इसको बोला कि ओके शो विच कमांड आई रन, मैंने कौन सी कमांड रन की थी लास्ट फ्राइडे हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए, तो इसने क्या किया, अब इसने प्रॉम्प्ट को पिक किया और इस एआई एजेंट ने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को पिक करके वो वेक्टर डेटाबेस के अंदर चला गया। अब वेक्टर डेटाबेस के अंदर उसने छानबीन की, उसने देखा कि ओके अब यहाँ पे कौन सी मतलब प्रॉम्प्ट है जो कि ज़्यादा मैच हो रही है इससे, मतलब क्या आंसर ज़्यादा रिलेटिव है इससे। तो उसने क्या किया कि ओके ये वाली कमांड ज़्यादा रिलेटिव लग रही है क्योंकि लास्ट फ्राइडे को यही वाली कमांड रन की थी हेलो वर्ल्ड को लिखने के लिए। तो वो कहेगा ओके ये वाली कमांड रन की गई थी, तो वो क्या करेगा, ये वाली कमांड को शोकेस कर देगा, आउटपुट में सेंड कर देगा। अगर नहीं मिलती इसको कोई भी रिलेटेड कमांड जो कि मैंने रन की थी किसी पर्टिकुलर डे के अंदर, तो या तो वो मुझे एरर शो कर देगा या तो वो मुझे बोल देगा कि भाई ट्राई प्रॉम्प्टिंग इट बेटर, कि अच्छे से इसको प्रॉम्प्ट कर दो। सही है, क्योंकि क्या हो रहा होता है कि बेसिकली ये सारा जो प्रॉम्प्ट होता है एआई एजेंट, ये प्रॉम्प्ट लेके वेक्टर डेटाबेस के अंदर सर्चिंग कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है रैग का, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब इसके अंदर हमारे पास रैग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जहाँ पे जो हमारा एआई एजेंट है या तो जहाँ पे हमारा जो एलएलएम है, लेट्स से वो क्या करता है कि हमारे पास वो वेक्टर डेटाबेस के अंदर चीज़ों को सर्च आउट करने लग जाता है और फिर उससे रिलेटेड, उस क्यूरी से रिलेटेड कोई सबसे ज़्यादा मैचिंग जो आंसर उसको लग रहा होता है वो उसको पिक करता है, हमारे पास आउटपुट में शो कर देता है। That's the high level explanation that I can give, right? Okay. Now let's, अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं फोल्डर शेयर कर देता हूँ अपना, वेट अ सेकेंड। ओके नाउ अब मैं यहाँ पे अपना एक फोल्डर शो कर देता हूँ क्योंकि अभी जो मेरा जो करंटली प्रोजेक्ट चल रहा है वो इस फोल्डर के अंदर चल रहा है। या ओके अब इसके अंदर जो सारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो अभी ओपन हुआ है और जो करंट जो हम कह सकते हैं एक रूट पाथ है अभी मेरे न्यूरोशेल का, वो अभी मेरे पास ये राइट यहाँ पे ओपन हुआ है मेरा न्यूरोशेल और करंटली यहीं पे ओपन होता है क्योंकि अभी ये सिर्फ पोस्ट किया जा रहा है। अभी इसको पूरे एक MSI इंस्टॉलेशन या फिर इसको EXE फाइल के अंदर अभी इसको कन्वर्ट वगैरह नहीं किया हुआ। ओके इसको कर सकते हैं, बेटर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी टेस्ट नाम की फाइल नहीं बनी हुई, राइट, कोई भी टेस्ट नाम की फाइल नहीं बनी हुई, राइट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये लास्ट फ्राइडे को एक कमांड रन की थी जो कि मुझे वेक्टर डेटाबेस से मुझे मिल चुकी है। जो वेक्टर डेटाबेस हमने यूज़ की है वो ChromaDB यूज़ की हुई है। ओके जस्ट फॉर द रेफरेंस। ओके सो एको हेलो वर्ल्ड test.txt। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, बूम। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक टेस्ट की फाइल बन गई test.txt। ओके अब मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ दूसरी स्क्रीन पे आके। ओके तो बूम test.txt के नाम से मेरे पास क्या है, फाइल बन चुकी है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है। ओके विच इज़ यू नो ग्रेट कि हम बेसिकली सीख पा रहे हैं कि मतलब कि वेक्टर डेटाबेस के साथ चीज़ें किस तरह से कनेक्ट हो रही हैं, किस तरह से एआई एजेंट्स चीज़ों को रिट्रीव कर रहे हैं, उनको शोकेस कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर अभी जो चीज़ नोट की होगी वो ज़्यादातर कुछ जगहों पर मतलब ChatGPT के भी ये काम काफ़ी करते हैं। मतलब कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यू है, रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा
मतलब क्योंकि हमें पता है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो पुराने डेटा के ऊपर ट्रेन हुए होते हैं और नए डेटा के ऊपर वो बेस्ट आउटकम देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेट्स से। तो क्या होता है जब उनको कोई मतलब रेलेवेंट आउटपुट नहीं मिल रहा होता तो वो अपने मतलब जो उनका अपना डेटा होता है तो वो क्या करते हैं फिर इंटरनेट सर्च पे चले जाते हैं। इंटरनेट सर्च के लिए भी मतलब बहुत सारी एपीआईज हैं जो कि मतलब एलएलएम्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अगर कोई आउटपुट अगर रिलेटिव आउटपुट नहीं मिल रहा अकॉर्डिंग टू द यूजर प्रॉम्प्ट तो हम क्या करें उस एपीआई का यूज कर लें। तो क्या करते हैं कि वो इंटरनेट पे सर्च करने लग जाएगा, विकिपीडिया के पेजेस में सर्च करने लग जाएगा, मल्टीपल वेबसाइट्स को सर्च करने लग जाएगा कि ओके मुझे इस यूजर के इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो ला के यहाँ पे रख देगा। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ओके, तो which is really great. मतलब okay, so now let me just close it up and okay, so I hope you guys can see the screen right now. Okay, so ये तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है एंड सो ऑन। इसके टेक्स्ट टैग पे भी आ जाएंगे, आखिर में आ जाएंगे उस पर, लेकिन मैं अभी इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं क्लियर आउट कर लेता हूँ चीज़ों को। ओके, नाउ वी हैव अनदर फीचर जो कि जिसका प्लान ये था कि मतलब बहुत सारे एजेंट्स को इसके अंदर इंटीग्रेट कर दें ताकि और ज़्यादा बेटर एक शेप बन सके हमारे प्रोजेक्ट की। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम हमारे पास इतना नहीं था कि हम, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट की सबमिशन भी करनी थी तो हम ज़्यादा एजेंट्स को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए। बट या नाउ ज़ैफा वेल यू नो आपको बताएंगे कि मतलब ईमेल एजेंट क्या कर रहा है, वो किस लिए बनाया गया है एंड सो ऑन, उसकी यूसेज क्या है ओवरऑल। ओके, सो ज़ैफा you can explain. Assalamu alaikum everyone, Hudaifa here. So I will enlighten you guys about another feature of ours that is email agent. So basically हम AI यूज़ कर रहे हैं, मतलब using AI हम easily emails भेज सकते हैं दूसरे लोगों को, like numerous people, like numerous groups of people. So basically this email agent, it is powered by Llama model 4.1. It is an LLM model. तो यहाँ पे अगर हमें कुछ ईमेल या कुछ भी हमें सेंड करना हो तो नॉट ओनली डज इट सेंड एन ईमेल, इट आल्सो क्रिएट्स एन ईमेल दैट केटर्स टू योर नीड्स। मतलब यहाँ पे हम एआई को यूज़ करें, मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी को ईमेल भेजनी हो कि फॉर एग्जांपल सेंड एन ईमेल टू शाज़ेब दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड टुडेज मीटिंग, तो मैं सिर्फ उसको ये प्रॉम्प्ट दूंगा तो वो खुद ही मेरे लिए एक ईमेल जनरेट कर देगा जो कि बहुत ही फॉर्मल वे में डिस्क्राइब करेगा कि वाई आई वोंट एबल टू अटेंड टुडेज मीटिंग। उसके अलावा ये हमारी, क्योंकि हम एआई यूज़ करें, एक उसकी अच्छी फीचर ये है कि हम मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और अगर एक फाइल के अंदर कोई कंटेंट है, फॉर एग्जांपल इन दिस लोकल डिस्क डी देयर इज अ फाइल बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट। So for example, if there is a text file, that text file contains information or it contains a letter of anything. तो हम सिर्फ AI को जाके हम कहेंगे कि access the information in that text file, और अगर उस text file के अंदर कोई email mentioned होगी, इवन तो हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको इस ईमेल में सेंड करने, बस हम उसको कह देंगे, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चैट बॉक्स में कि आप इस ईमेल में ये इस ईमेल पे आप ये सेंड करें। वो बस बेसिकली स्कैन कर देगा उस टेक्स्ट फाइल को और उसका डेटा है, उसके स्कैन करने के बाद जाके हम उसको कह देंगे बस सेंड दिस टेक्स्ट फाइल, सेंड दिस और दिस प्रॉम्प्ट टू द ईमेल दैट इज प्रेजेंट इन दैट टेक्स्ट फाइल, तो उसके थ्रू ये सेंड कर देगा। और ये बहुत क्विक और बहुत रिस्पॉन्सिव है। फॉर एग्जांपल अगर शाज़ेब, अगर आप जैन, अगर आप प्लीज़ एक एग्जांपल प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम लोकल डिस्क डी से हम कोई टेक्स्ट फाइल अगर हम सेलेक्ट कर लें। ओके, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर लेट्स से अगर मैं कोई कॉन्टैक्ट प्रोवाइड नहीं करता कि मतलब लेट्स से हम कोई एक रैंडम ईमेल सेंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मैं इसको बोल देता हूँ सेंड एन ईमेल अबाउट शाज़ेब कैट डाइड। शाज़ेब, सेंड एन ईमेल अबाउट शाज़ेब कैट डाइड टू ऑफिशियल, इसको मैं थोड़ा सा बेटर कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट को। Send an email to official, अपना email बता देता हूँ, official@45@gmail.com about Shazeb's cat died on a car accident. Let's say. Okay, now email agent is activated. Boom. Wow. Okay, now send an email to official@45 about Shazeb's cat died on a car accident. Okay, now let's just send it out. Okay, what will happen? It will generate
रिलेटिव ईमेल के क्या ईमेल सेंड हो सकती है एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि ईमेल सेंड टू ऑफिशियल मोहम्मद ज़ैन 45 ब्ला 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 अबाउट शाहजेब कैट डाइंग इन अ कार एक्सीडेंट। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ईमेल शेयर करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये ईमेल आ चुकी है। सैड न्यूज़, शाहजेब कैट पास अवे, शाहजेब कैट डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, ही इज वेरी अपसेट अबाउट इट। Okay, that's cool, that's cool. Okay, so yeah, इसने सब्जेक्ट भी खुद ही जनरेट किया है, राइट? yes, okay, now अब हम एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं कि ये स्क्रीन पे न्यूरोशेल विजिबल हो रहा है, विजिबल Yes. है। क्लियर है? यस। ओके, अब मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ पहले, ताकि थोड़ा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, नाउ मैं इसको बोलता हूँ शो ऑल दी फोल्डर, या तो मैं इसको ये इतना कह सकता हूँ ईमेल एजेंट को, क्योंकि हमें पता है कि दिस बी के अंदर जो है company.txt फाइल पड़ी हुई है, तो मैं इसको ये कह देता हूँ कि सेंड द कंटेंट दैट इज इनसाइड company.txt, send the email to official Mohammed Zain 45@gmail.com. Send the email to official Mohammed Zain about the content of company.txt that is inside this key. Now let's see क्या होता है। Okay, ये मुझे कह रहा है email has been sent to blah 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 about new juices. Okay, new juices. I hope you are doing well. We encountered juice that you will like in future, so get accounts ahead for this. Regards, Mohammed Zain, Zamir Nestle. Okay, so yeah, I mean that's pretty good. Yeah, so Zen, so I had a question. तो हमने बेसिकली 3 APIs क्रिएट किए। तो एक तो हमारे उसके लिए हो गया स्काई मोड के लिए, दूसरा हमारा उसके लिए हो गया नॉर्मल मोड के लिए। फिर जो थर्ड वन है वो हमने यूज़ किया है फॉर द ब्रेन फीचर एंड फॉर द ईमेल एजेंट, राइट? Yes. Okay, so अब मैंने जो टेक्स्ट किया उस टेक्स्ट के अंदर अगर ईमेल मैं आपको दिखा दूँ, टेक्स्ट फाइल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, वेट अ सेकंड, company.txt, या तो ये सारा कंटेंट था। अब यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया हुआ है टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट फाइल के अंदर कि टाइटल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए शाहजेब रिगार्ड्स ये एंड सो ऑन। तो उसने यह कि वहाँ से टाइटल पिक किया। अगर मैं और उसके अंदर मैं ईमेल भी प्रोवाइड कर देता तो ईमेल एक्सपेक्ट कर देता कि मैंने किसको सेंड करना है, राइट? तो इस चीज़ को इस तरह से भी इम्प्रूव किया जा सकता है कि हम सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट खाली टेक्स्ट फाइल के साथ अटैच ना रहें, हम डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अटैच रहें। यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई कंटेंट लिखा है बहुत सारा और वो मैं उसके बारे में किसी पर्टिकुलर बंदे को इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये हो गया एंड सो ऑन, कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गया या कोई भी क्यूरी हो गई हमारे पास और वो मैं सेंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो डॉक फाइल के अंदर जाए और फिर उसके बाद उससे कंटेंट एक्सट्रैक्ट करे और फिर उसके उस कंटेंट को थोड़ा सा कॉन्साइज करे, थोड़ा सा मॉडिफाई करे, क्योंकि डायरेक्ट कंटेंट भेज देना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो वो फिर क्या करेगा, सेंड कर देगा ईमेल उससे रिलेटेड कि ये इस बंदे ने ईमेल सेंड किया ब्ला ब्ला ब्ला, यू आर डूइंग वेल, यू जस्ट रिकॉर्डेड यू दैट यू गेट यू नो अकाउंट्स अहेड। नाउ देयर इज अनदर थिंग कि जो कि मतलब ऐड की जा सकती है, वो ये है कि अभी तो मैंने क्या किया है बेसिकली बैकएंड में मैंने इस चीज़ को हार्ड कोड करके रखा हुआ है कि मतलब ऑफिशियल मेरी मतलब मैंने इसको अपनी ईमेल की क्रेडेंशियल्स दी हैं। तो यहाँ पे हम ये भी फीचर ऐड कर सकते हैं कि यूज़र जो है खुद अपनी ईमेल की क्रेडेंशियल्स वगैरह प्रोवाइड करे, यानी कि अपना ईमेल वगैरह सेट करे। तो यहाँ पे हम एक फीचर डाल सकते हैं कि ईमेल लॉगिन या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, खैर वो भी एक अच्छा ऑप्शन है ताकि फिर यूज़र को चीज़ें थोड़ी सी हार्ड कोड ना करनी पड़े और चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सेट कर दें। खैर जो हार्ड कोड चीज़ की है वो हमने ऐप पासवर्ड और करंट जीमेल अकाउंट किया, क्योंकि वो मेरा ही जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहा है और वो सेंड कर रहा है किसी और के यू नो किसी और को ईमेल सेंड कर रहा है। तो या दैट्स द ईमेल एजेंट दैट वी हैव क्रिएटेड। ओके, सो जो ओवरऑल जो इस प्रोजेक्ट का सारा जो मकसद था वो ये था कि हम ये शोकेस कर पाएँ कि सबसे पहले तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और इसके अंदर एलएलएम्स किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे पास का अपने डेली लाइफ में, आई कैन से दैट, और डेली वर्क रूटीन में हमारे पास किस तरह से काम कर सकते हैं, और नेचुरल लैंग्वेज का कितना बड़ा इफेक्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कितना बड़ा इफेक्ट है ऑन सोसाइटी कि वो अपनी लैंग्वेज में चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं।
एंड जो हमने बेसिकली मॉडल्स वगैरह यूज़ किए हैं वो लामा 4 यूज़ किया हुआ है, लामा 3.1 मॉडल यूज़ किया हुआ है, जो कि हमें एनवीडिया में प्रोवाइड करता है, राइट? हमने फिर एपीआई कॉल्स एंड देन वी प्रोवाइडेड अ सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड जो भी करंट फीचर है, जो भी फीचर है उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमने प्रोवाइड की हुई हैं। Okay, so let's discuss about the tech stack that we use. हमने basically फ्रंट एंड के लिए हमने React.js वगैरह भी यूज़ किया और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए हमने Electron.js को यूज़ किया गया, जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है फॉर द डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, क्योंकि वो अंडर द मतलब एक क्रोम की टैब हम कह सकते हैं उसको यूज़ कर रहा होता है और वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है Electron.js। बट या हमने एज ए इनिशियल स्टेप हमने इस चीज़ से ज़्यादा क्रिएट कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ C# को ज़्यादातर यू नो कहा जा रहा होता है कि मतलब उसके साथ अगर एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करें विंडोज एप्लीकेशन तो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Electron.js। बट फॉर द इनिशियल स्टेप हमने इस चीज़ को कंसिडर किया Electron.js को कि हम अपने आइडिया को किसी ना किसी तरह बस क्रिएट करते हैं, राइट? ओके, तो फॉर द फ्रंट एंड हमने बेसिकली React.js को यूज़ किया हुआ है और फॉर द और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए हमने Electron.js को यूज़ किया हुआ है, राइट? और फिर इसके अंदर हमारे पास IITC का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने शोकेस करना था। और फिर उसके बाद हमारे पास हमने एक और बैकएंड यूज़ किया है इसका फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई को हमने इसलिए यूज़ किया ताकि फॉर द वेक्टर डेटाबेस के लिए कि वेक्टर डेटाबेस के अंदर किस तरह से चीज़ों की छानबीन करनी है या फिर यूज़र प्रॉम्प्ट से रिलेटेड जो भी सर्चिंग है वो करनी है। तो पाइथन में वो ज़्यादा ईजीली हो रहा था, क्योंकि जेएस में कन्वर्ट करने के लिए फिर लाइब्रेरीज़ को किसी अलग तरीके से यूज़ करना पड़ रहा था, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था काम। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और बैकएंड सर्वर क्रिएट कर दिया अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फास्ट एपीआई के मतलब वेक्टर डेटाबेस से किस तरह से जो क्यूरी है यूज़र प्रॉम्प्ट किस तरह से वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा होता है। एंड और ओके, वेक्टर डाटा मैनेज करने के लिए क्रोमा डीबी यूज़ किया है। यस, फॉर द वेक्टर डेटाबेस हमने कौन सा यूज़ किया? क्रोमाडीबी यूज़ किया हुआ है, ChromaDB। जिसके अंदर हम एआई एजेंट को भेज रहे हैं चीज़ें देखने के लिए, लुक आउट करने के लिए, सो ऑन। ओके, ओके, इसके अंदर पाइथन फास्ट एपीआई React.js स्टेटमेंट CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन दिस इज Electron.js। ओके, तो ये Electron.js को इसलिए भी रखा गया ताकि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बन सके। यस, और अगर मैं यहाँ पे एजेंटिक फीचर्स की बात करूँ या फिर एआई फीचर्स की बात करूँ, तो हमने उसमें सबसे पहले लैंगचेन की इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास जो लामा के मॉडल्स हैं या 3.1 हो गया, 4 लामा 4 हो गया, हम उसको एक एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो लैंगचेन यही है कि मतलब हमने लैंगचेन का सारा कॉन्सेप्ट यही है कि आप किसी मॉडल को अपने डेटा के लिए किस तरह से यूज़ कर पाते हो, राइट? तो लैंगचेन का सारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसको यूज़र प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सो ऑन। फिर इसके अंदर हमने जो लामा 3.1 मॉडल यूज़ किया है, फोर स्काउट यूज़ किया है, हमने लामा के मॉडल से यूज़ किए हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें हम चाहते तो ओपन एआई के चैट GPT 4 भी यूज़ कर लेते, लेकिन उसके लिए फिर पे करना पड़ जाता। लेकिन जब हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है शोकेस करने के लिए फॉर द शोकेस, तो हम उसके लिए लामा 3.1 और लामा के मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर इसमें हम हगिंग फेस एम्बेडिंग्स को यूज़ किया कि आप अगेन हमारे पास क्या इशू आ रहा था कि हमें जो चैट जीपीटी के या फिर जीपीटी के एम्बेडिंग्स हैं जहाँ पे ओपन एआई जो प्रोवाइड करता है वो थोड़े पेड पड़ रहे थे, तो हमने फिर हगिंग फेस की तरफ हम मूव ऑन करके कि जिसमें हमें कोई कॉस्ट पे ना करनी पड़े। तो हगिंग फेस एम्बेडिंग्स आई थिंक के इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ। हम बेशक ये आगे, क्योंकि हगिंग फेस एम्बेडिंग्स का ये है कि वो आगे जाके ना जब डेटा थोड़ा ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स हो आपका, तो उसमें वो थोड़ा सा एक्यूरेसी में थोड़ा सी मार खा जाते हैं, राइट, समटाइम्स। तो लेकिन अभी हमारा डेटा जो है वो इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ज़्यादा, तो हमने उसके लिए हगिंग फेस एम्बेडिंग्स को ज़्यादा हमने प्रेफर किया है यहाँ पे। और इसके अंदर भी हमारे पास रैग एंड क्रोमाडीबी का कॉन्सेप्ट आ रहा था, जो कि सारा एक्सप्लेन कर दिया, जो कि ब्रेन फीचर के अंदर हमने ऐड किया हुआ है इसमें। एंड या so yeah, that's the whole concept about the tech stack and air power, you know, जो भी हमने इसके अंदर फीचर्स रखे हुए हैं, राइट? एंड आई होप के मतलब कि अब मतलब बच्चों को सिर्फ शेल कमांड्स के ऊपर नहीं रखा जाएगा, राइट? बेशक उनको नेचुरल लैंग्वेज की कमांड्स के ऊपर रखा जाए ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो कि उनको कल को किस तरह से इंटरेक्ट करना है चीज़ों से, क्योंकि अब जिस तरह से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, जिस तरह के हमारे पास अदर एप्लीकेशन है जैसा कि वाक.dev। अब वाक.dev का अब उसको भी अगर यूज़ करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि अब ज़्यादातर जो अब आगे जाके जितने भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं वो लो लेवल से हट रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिंटैक्स स्पेसिफिक चीज़ें
Hardly, आहिस्ता-आहिस्ता we can say that. Not we can say कि पूरी की पूरी, no. Okay? So I believe कि मतलब आने वाली क्लासों में बच्चों को तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उनको नेचुरल लैंग्वेज से ज़्यादा रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाया जाएगा ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग आए कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं एंड सो ऑन। तो मैं बेशक उनको वार्ड.f यूज़ करवाया जाए या बेशक उनको न्यूरोशेल यूज़ करवाया जाए, बट उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कल को कोई न्यू कमांड्स आ जाती है, कोई न्यू चीज़ आ जाती है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है जो एक CLI से इंटरेक्ट करना मांग रही होती है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टॉकर की हो गई, मतलब आप उसको UI में भी आई होप कर सकते हो या नहीं कर सकते, लेकिन उसको CLI के अंदर कुछ कमांड्स आपको रन करनी पड़ रही होगी। अब लेट्स से कल को उसका कोई एक न्यू चीज़ आ जाती है जो कि रन करनी पड़ी है, तो बिगिनर या तो एज अ बिगिनर या तो फिर एज अ प्रोग्रामर या तो एज अ बिगिनर आई कैन से दैट कि वो चीज़ों को देख के परेशान ना हो जाए, वो चीज़ों को नेचुरल लैंग्वेज में अपने पास रन कर सके और अंडर द हुड जो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सारी की सारी सिंटैक्स स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अंडर द हुड चीज़ें हैंडल हो जाएँ और ऑन द टॉप लेवल, ऑन द आउटपुट लेवल, हाई लेवल आउटपुट यूज़र को शो हो जाए और यूज़र आराम से अपने काम को कंटिन्यू कर सके। तो द आइडिया कि न्यूरोशेल को कंसिडर किया जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बच्चों को पढ़ाते वक्त भी ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि जब हम एक्सटेंड फंक्शन को रन करते हैं तो वो एक्सप्लेन भी कर देता है, बेशक उनको var.f यूज़ करवाया जाए, बेशक उनको ये यूज़ करवाया जाए, इट्स अप टू देम, इट्स अप टू यू कि क्या मतलब किस तरह से क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, राइट? सो या क्योंकि बिकॉज आई बिलीव कि जो जिस तरह से जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, एवरीवन शुड नो कि ओके, सो अब जिस तरह से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके बढ़ रही हैं, जिस तरह से आगे जाके चीज़ें जिस तरह से चेंज हो रही हैं, आई बिलीव कि आई रिक्वेस्ट एवरीवन, लाइक रिक्वेस्ट एवरी टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी के उनको AI के साथ भी थोड़ा सा अटैच करा जाए, AI टूल्स को एटलीस्ट यूज़ करना सिखाया जाए कि डेली लाइफ में तुमने किस तरह से यूज़ करना है। मे बी वो cursor.ai हो जाए, मे बी वो var.f हो जाए, मे बी वो एक अदर AI टूल हो जाए, मे बी वो जस्ट API कॉल हो जाए GPT के साथ, जस्ट API कॉल। वी आर नॉट सेइंग कि वो LLMs के साथ लाइक अगर मैं यहाँ पे अगर शोकेस करवाऊँ तो एटलीस्ट वाइब कोडिंग की तरफ लेके जाया जाए। यस, वाइब कोडिंग की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को लेके जाया जाए, क्योंकि वाइब कोडिंग भी सिर्फ वही बंदा करे कि इसको समझ हो चीज़ों की। मैं नहीं चाह रहा कि इतने बड़े-बड़े प्रॉम्प्ट्स लिखो जाके एंड सो ऑन और फिर चीज़ों को डिफाइन करो, फिर LLMs को यूज़ करो। या तो अगर मैंने फास्ट API का यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ है मैं उसका भी दिखा देता हूँ। आई थिंक आई शुड हैव इट राइट हियर। यप, अब इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें भी रैक कॉन्सेप्ट है, या राइट कि मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट दिए हैं, फिर यूज़र प्रॉम्प्ट दिए हैं, फिर कुछ टूल्स प्रोवाइड किए हैं मैंने जो कि वो यूज़ कर रहा है, राइट एंड सो ऑन। अब मैं नहीं चाह रहा कि बच्चों को डायरेक्ट इतना ही चीज़ें उनके उनके ऊपर डाल दी जाए एंड सो ऑन, लेकिन उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत चीज़ों से अटैच रखना पड़ेगा इन द एरा ऑफ AI द फ्यूचर, क्योंकि जिस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं एंड सो ऑन, तो आई थिंक हर बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कि ओके व्हाट इज LangChain, व्हाट आर LLMs, व्हाट आर RAGs, व्हाट आर वेक्टर डेटाबेसेस, एंड ये किस तरह से चीज़ें हैंडल हो रही हैं, ताकि एक कॉन्सेप्ट हो, एक ओवरव्यू हो, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स में चीज़ों को यूज़ कर सकें। बिकॉज मैंने देखा है, क्योंकि अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं तो या तो कोई FCF एल्गोरिदम पे बना रहे हैं, HCFS एल्गोरिदम पे बना रहे हैं, जबकि वो क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, या फिर किसी और कोई एक लो लेवल कोई प्रोजेक्ट के इतनी कोई सिग्निफिकेंस शो नहीं हो रही कि ओके दैट्स द प्रोजेक्ट, ये आज के दौर के हिसाब से तुमने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, ये आज के दौर के हिसाब से तुमने एक परफेक्ट चीज़ बनाई है एंड सो ऑन। तो आई बिलीव कि बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में कि किस तरह से चीज़ें हैंडल हो रही हैं, किस तरह से वर्क करनी है एंड सो ऑन। एंड किसी के लिए ना बनाओ, अपने लिए बनाओ एट द एंड, सही है, अपने सीखने के लिए बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाओ, क्योंकि जिस तरह से आगे जाके चीज़ों का जो चेंज हो रहा है, जो दौर चेंज हो रहा है, वी कैन से जो एरा आ रहा है आगे जाके, वो ये है कि उसमें अडेप्टेबिलिटी ज़रूरी चीज़ है, मोर देन कोडिंग, मोर देन एवरीथिंग, मोर देन लाइक इवन द नॉलेज ऑफ IT, जस्ट अडेप्टेबिलिटी के अडेप्ट कर जाना फ़ौरन से कि ओके ये टेक्नोलॉजी आ गई है, नाउ इट्स टाइम टू लर्न। सो yeah, that's all I can say about the project, and this is our NeuroShell, the AI powered technique. Thank you. Thank you everyone. Thank you.